अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी ऑर्गेनेली है जिसको हमने डिस्कस करना है अपने सेल सीरीज़ में, वो है गोल्जी अपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं या सिंपल गोल्जी भी कहा जाता है। अब इसका नाम गोल्जी इसलिए था क्योंकि 1898 में एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट जिसका नाम कैमिलो गोल्जी था, वो एक नर्व सेल पे काम कर रहा था जिसमें इसने गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया और उसी के नेम पर इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी रख दिया गया। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखें अगर हम, तो उसमें हम सबसे पहले शेप को देखते हैं। शेप ऑफ गोल्जी इज़ वेरिएबल इन डिफरेंट सोमैटिक सेल। अब हमारी सोमैटिक सेल, हमारी बॉडी की कोई भी ऐसा सेल है जो कि नॉर्मली अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि एपिथेलियल सेल, उसको कहते हैं सोमैटिक सेल। ये डिफरेंट सोमैटिक सेल में डिफरेंट हमारे बॉडी सेल्स आ जाते हैं। इट इज़ स्मॉलर इन साइज इन मसल सेल्स वाइल लार्जर इन साइज इन नर्व एंड ग्लैंड सेल्स। जो हमारी गोल्जी अपरेटस का साइज़ होता है वो हमारे सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है। ऐसे सेल जहाँ पे ये ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वहाँ पे इसका लार्ज होगा साइज़, और ऐसे सेल जहाँ पे इसका फंक्शन इतना नहीं होगा वहाँ पे इसका साइज़ स्मॉल होगा। इट इज़ नॉर्मली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा गोल्जी अपरेटस होता है वो नॉर्मली लोकेटेड होता है नियर द न्यूक्लियस। वो इसलिए क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक्ड होता है। तो नेक्स्ट हम अपने गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है सिस्टर्नी और लैमेली। सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी हमारे गोल्जी अपरेटस में एक फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल पाइल्ड होते हैं और एक स्टैक बनाते हैं जिसको हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। कांस्टेंट एलिमेंट ऑफ गोल्जी, इसको कांस्टेंट एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा गोल्जी ना सिस्टर्नी के पैक से ही बना होता है। एग्जाम्पल में अगर आप देख लें एक कपड़ों के स्टैक को, जब हम कपड़े आयरन करके फोल्ड करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो एक स्टैक बना देता है। इस तरह वो कांस्टेंट एलिमेंट एक कपड़ा होगा जिसने पाइल्ड अपॉन एक दूसरे के एक स्टैक बनाया होता है। नॉर्मली 3 to 8 सिस्टर्नी प्रेजेंट इन सेल्स बट कैन रीच अप टू 25 to 30 और मोर। अब जो गोल्जी अपरेटस में हमारी सिस्टर्नी की अमाउंट होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो फिर अगेन हमारी सेल के फंक्शन पे डिपेंड करती है। ऐसी सेल जहाँ पे इस गोल्जी अपरेटस का ज़्यादा फंक्शन है वहाँ पे सिस्टर्नी की जो अमाउंट होगी, क्वांटिटी होगी, वो ज़्यादा होगी। दे आर डायलेटेड फ्रॉम द पेरिफेरी एंड लुक लाइक डिफ्लेटेड बलून। जो हमारी सिस्टर्नी होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो अपनी पेरिफेरी, जैसा कि यहाँ पे है ये पेरिफेरी है, वहाँ से डायलेटेड होते हैं, लेकिन जो उनका सेंटर होता है वहाँ से वो नैरो होते हैं। इसलिए ये ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि एक गुब्बारा होता है जिससे हवा निकल जाती है, जिसको हम डिफ्लेटेड बलून कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा कंपोनेंट जो हमारे गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर में आ जाता है वो है ट्यूब्यूल, पेरिफेरल रीजन ऑफ सिस्टर्नी इन विच टू मेम्ब्रेन्स ऑफ सैक आर मोर वाइडली सेपरेटेड। जैसे कि एक सैक है, एक सिस्टर्नी है, इसमें ये वाला कंपोनेंट देख रहे हैं जहाँ पे उसकी दोनों मेम्ब्रेन है वो वाइडली सेपरेटेड हैं, इसको हम ट्यूब्यूल कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है स्मॉल वेसिकल। A vesicle are associated with the tubule and may show continuity with them. They arise by budding or pinching of the end of the tubule. जो वेसिकल होते हैं वो हमारे ट्यूब्यूल से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा ट्यूब्यूल है, यहाँ से वेसिकल की फॉर्मेशन होगी। पहले एक बड बनेगा जो कि आउटग्रो होगी और फिर यहाँ से वो पिंच ऑफ होके एक वेसिकल की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह जो हमारे वेसिकल होते हैं वो हमारे गोल्जी अपरेटस में ट्यूब्यूल से जनरेट होते हैं। These budded particles remain dispersed in the surrounding hyaloplasm. hyaloplasm हमारे गोल्जी अपरेटस के सराउंडिंग साइटोप्लाज्म को कहते हैं, जो कि एक लिक्विड होता है सेल का। अब ये जो बडेड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ट्यूब्यूल से पिंच्ड ऑफ होके hyaloplasm में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, जहाँ से वो फर्दर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। One end cis phase act as receiving department while the other trans phase act as shipping department. हमारा जो गोल्जी अपरेटस होता है उसके 2 फेस होते हैं। एक होता है सिस फेस जिसको हम इमेच्योर फेस भी कहते हैं, और एक होता है ट्रांस फेस जिसको हम मैच्योर फेस भी कहते हैं। अब इसकी पोजीशन ऐसी होती है
कि जो हमारा सिस फेस होता है वो हमारे न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज होता है, और लेकिन जो हमारा ट्रांस फेस होता है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज होता है। जो सिस फेज होता है वो एज अ रिसीविंग डिपार्टमेंट काम करता है, वो इसलिए क्योंकि इसने हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस से चीज़ों को रिसीव करना होता है, जिसके बाद इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। और जो ट्रांस फेज होता है वो शिपिंग डिपार्टमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये चीज़ों को रिसीव करता है और प्रोसेसिंग के बाद हमारी ट्रांस फेज ने उसको शिप आउट करना होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। Act as post office, the Golgi modifies, sort and package proteins for secretions. हमारा जो गोल्जी अपरेटस है वो एक सेल में एज अ पोस्ट ऑफिस भी काम करता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में मेल्स को मॉडिफाई करके उनको सॉर्ट करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ डिस्पैच कर दिया जाता है। इसी तरह हमारा जो गोल्जी अपरेटस होता है वो हमारी बॉडी के प्रोटीन को मॉडिफाई करके उनको सॉर्ट करके ऐसी प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है उनको अलहदा करके उन प्रोटीन से जो कि हमारी बॉडी के लिए नीडेड नहीं है उनको सॉर्ट करके उनको छान के फिर उनको पैकेज करता है वेसिकल्स में और फिर डिस्पैच कर देता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ से वो डिफ्यूज़ होके या उसकी ट्रांसपोर्ट होके वो आउटसाइड ही सेल चला जाता है, यहाँ पे उनकी यूसेज की जाती है। हम अपने गोल्जी अपरेटस को किसी भी इंडस्ट्री के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे किसी भी इंडस्ट्री में एक मटेरियल जो होता है वो बल्क फॉर्म में जाता है, फिर उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, फिर उसकी सॉर्टिंग होती है, हमारे मटेरियल में से जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको निकाल दिया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है उसको पैकेज करके अपने डेस्टिनेशन की तरफ डिस्पैच कर दिया जाता है। सेम इसी तरह हमारा गोल्जी अपरेटस भी एक सेल में वर्क करता है, हमारी प्रोटीन्स को, सिक्रीशंस को, एंजाइम्स को मॉडिफाई करके सॉर्ट करके फिर फिजिकल में पैकेज करके हमारी डेस्टिनेशन की तरफ डिस्पैच कर देता है। इट रिसीव्स बायोकेमिकल इन अ बल्क फॉर्म फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सॉर्ट मॉडिफाइज एंड डिस्पैच फॉर सेल यूज। जैसे कि मैंने बता दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कोई भी मटेरियल एज अ बल्क फॉर्म में लेता है, फिर उसको सॉर्ट करके उसको मॉडिफाई करके डिस्पैच कर देता है हमारे सेल की यूसेज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस को। तो हमारी जो गोल्जी अपरेटस है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिनमें से कुछ फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं और उनमें सबसे पहले हैं सेल सिक्रीशन। गोल्जी आर वेरी वेल developed in all the cell exhibiting high secretory activity, for example beta cell। हमारे गोल्जी अपरेटस का जो काम होता है हमारे बीटा सेल में वो ऐसे होता है कि हमारे सिक्रीटरी सेल कोई भी सिक्रीशंस बनाते हैं वो आती है हमारे गोल्जी अपरेटस की तरफ, जिसके बाद वो गोल्जी अपरेटस के सिस फेज से हमारे गोल्जी अपरेटस की स्ट्रक्चर में जाती है और वहाँ पे वो प्रोसेस होती है। उसके बाद हमारी जो सिस्टर्नी होती है उन सिक्रीशन से बढ़ जाती है जब, तो फिर हमारे ट्यूब्यूल जो हमारी सिस्टर्नी का डायलेटेड पार्ट होता है वहाँ पे ग्रैन्यूल बनते हैं जिसको हम सिक्रेटरी ग्रैन्यूल भी कहते हैं। उसके बाद वो ग्रैन्यूल पिंच ऑफ होके हमारी बॉडी की तरफ मूव ऑन कर देते हैं फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन हमारी गोल्जी अपरेटस का वो है प्रोटीन सिक्रीशन। अब ये डिफरेंट स्टेप्स में होती है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है प्रोटीन आर फॉर्म्ड ऑन द राइबोसोम्स अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी सरफेस में सबसे पहले जो हमारे प्रोटीन हैं वो हमारे राइबोसोम्स में, जो कि हमारी प्रोटीन की इंडस्ट्री भी होती है या प्रोटीन फॉर्मिंग इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उसमें बनती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है देन इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से जहाँ पे राइबोसोम्स हैं वहाँ से ये ट्रांसफर हो जाती है inside the endoplasmic reticulum। जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ ट्रांसफर्ड टू गोल्जी। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे गोल्जी की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इन गोल्जी दी प्रोटीन आर कंसनट्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल। ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल ऐसे ग्रैन्यूल होते हैं जो कि मेम्ब्रेन लिमिटेड होती हैं और उनका जो भी मटेरियल होता है वो किसी मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है। Zymogen granule released from Golgi migrate to the surface of the cell। फिर जो हमारे zymogen granule होते हैं वो गोल्जी से पिंच्ड ऑफ होके हमारे सेल मेम्ब्रेन की सरफेस की तरफ जाते हैं। Here the limiting membrane of zymogen granule fuses with the plasma lemma, thus discharging its content।
जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि ये हमारा गोल्जी एपरेटस है, यहाँ से अगर ये एक ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल है, ये पिंच्ड ऑफ होके ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये उसकी तरफ जाएगा। यहाँ पे आके जो हमारे ज़ाइमोजन की ये मेम्ब्रेन है, वो हमारी मेम्ब्रेन की तरफ आके यहाँ हमारी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएगी और जो हमारे ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल के अंदर जो मटेरियल था वो हमारे सेल के आउटसाइड सिक्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारी गोल्जी एपरेटस का है वो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। मोस्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सच एज पेक्टिन कंपाउंड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एटसेट्रा आर सिंथेसाइज्ड। जो हमारी गोल्जी एपरेटस में कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, जिसमें हाइलोरोनिक एसिड भी आ जाता है, पेक्टिन कंपाउंड आ जाते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होती हैं, उनकी सिंथेसिस की जाती है हमारी गोल्जी एपरेटस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में जो हमारी गोल्जी एपरेटस का होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। Secretory granules originating from Golgi complex fuse with the plasma membrane during exocytosis. The membrane of the granule become incorporated into plasma membrane and thus contributed to the renewal of membrane constituents. देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक गोल्जी एपरेटस है जब हमारा सिक्रेटरी ग्रैन्यूल, जिसको हम ज़ाइमोजन ग्रैन्यूल भी कहते हैं, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जब मूव करता है उसके बाद उसके अंदर फ्यूज़ हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है और हिस्सा बनने के बाद ये अपनी कंटेंट को रिलीज़ करता है। तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस के दौरान जब हमारे ज़ाइमोजन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं तो उनकी जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। इस तरह हमारे ज़ाइमोजन के ग्रैन्यूल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरह हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉन्स्टिट्यूएंट की रिन्यूअल हो जाती है और न्यू एडिशंस हो जाती हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐड हो जाते हैं। इस तरह हमारी गोल्जी एपरेटस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन ये था कि वो हमारे सेल पे एज आ मार्कर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि उनकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो गोल्जी एपरेटस है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस कंपोनेंट की भी सिंथेसिस करता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जो हमारी गोल्जी एपरेटस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो गोल्जी एपरेटस का है वो है पिगमेंट फॉर्मेशन। इन मैनी मेमेलियंस, ट्यूमर एंड कैंसरस सेल द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ पिगमेंट ग्रैन्यूल्स मेलानिन। बहुत सारे मेमेलियन, ट्यूमर और कैंसर सेल में ये देखा गया है कि जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो बहुत सारे पिगमेंट ग्रैन्यूल की ओरिजिन की जगह है जिसमें मेलानिन आ जाता है। हमारा जो मेलानिन होता है ये हमारी बॉडी के पिगमेंट होता है जो डार्कनेस हमारी बॉडी में कॉज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारी गोल्जी एपरेटस का है वो है लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम फॉर्मेशन हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन से बहुत मिलती है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन से डिफरेंट हैं। अब देख लेते हैं फर्दर। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। हमारी जो लाइसोसोम फॉर्मेशन होती है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले तो प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है और फिर सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो हमारे गोल्जी एपरेटस से बनता है। द राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में राइबोसोम पाए जाते हैं वो लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस की फॉर्मेशन करते हैं। देन एंटर इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद जो हमारे लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस हैं वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड मूव ऑन कर जाते हैं एंड देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म स्मॉल वेसिकल्स ऑफ दीज हाइड्रोलाइसिस। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन हाइड्रोलाइसिस के स्मॉल वेसिकल बना देता है बाय ब्लबिंग। ब्लबिंग क्या है? ब्लबिंग बडिंग को कहते हैं। जिस तरह हमारी गोल्जी एपरेटस से सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स की बडिंग होती थी, इस तरह हमारी हाइड्रोलाइसिस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ब्लबिंग होती है एंड दीज वेसिकल्स आर ट्रांसफर्ड टू द गोल्जी एपरेटस। जैसे हमारी प्रोटीन हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बल्क फॉर्म में हमारी गोल्जी एपरेटस की तरफ मूव करती थी, इसी तरह हाइड्रोलाइसिस हमारे वेसिकल के फॉर्म में हमारे गोल्जी एपरेटस की तरफ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दिस इज टर्निंग ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन टर्न फॉर्म वेसिकल्स
फिर हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि अब हमारी गोल्जी अपरेटस जब हमारे हाइड्रोलेजेस हमारे गोल्जी में आ जाएंगे, फिर उनकी फर्दर वेसिकल्स बनाएंगे बाय ब्लबिंग, मतलब कि बडिंग से प्राइमरी लाइसोसोम होंगे वो फ्यूज होके हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसकी सरफेस में ये राइबोसोम्स हैं। इन राइबोसोम ने हमारे हाइड्रोलेजेस को जनरेट करना है, फिर इन हाइड्रोलेजेस ने हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड मूव कर जाना है। इनसाइड मूव करने के बाद हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक बड फॉर्मेशन होगी जिसको हम ब्लैबिंग भी कहते हैं। बड फॉर्मेशन के बाद ही यहाँ से पिंच्ड ऑफ होके वेजिकल के फॉर्म में आ जाएगी। फिर ये जो वेजिकल होगा इसने हमारे गोल्जी अपरेटस की तरफ मूव करना है। जब ये वेजिकल मूव ऑन होके हमारे गोल्जी अपरेटस का सिस फेज, जिसको हम रिसीविंग फेज भी कहते हैं। अब हम इसको रिसीविंग फेज क्यों कहते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे अब पता चल रहा है कि ये हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे मटेरियल को रिसीव करता है, इसलिए हम इसको रिसीविंग फेज कहते हैं। तो इसको रिसीव करने के बाद हमारे हाइड्रोलिसिस होती हैं, उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है हमारी सिस्टर्नी में, और जब ये फुल प्रोसेस्ड हो जाते हैं उसके बाद जो हमारी सिस्टर्नी होती है उसके अंदर से बड फॉर्मेशन होती है गोल्जी अपरेटस के मैच्योर फेज में, जिसको हम कहते हैं ट्रांस फेज। और यहाँ से इसकी पिंचिंग ऑफ हो के ये दोबारा एक वेसिकल, जिसको हम अब प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। प्राइमरी लाइसोसोम के बाद टू प्राइमरी लाइसोसोम ने फ्यूज होके हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन करनी है। अब ये फेज हमारी गोल्जी अपरेटस का, जिसको हम ट्रांस फेज कहते थे, इसको हम शिपिंग फेज इसलिए कहते थे क्योंकि ये हमारे एंड प्रोडक्ट को यहाँ से पिंच ऑफ करके हमारी नीडेड डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर देता है, उसकी शिपमेंट कर देता है, इसलिए इसको हम शिपमेंट या शिपिंग फेज भी कहते हैं।